अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जब मैरियट का बम धमाका हुआ था तो उस दिन इत्तफाक से उस धमाके से ज़रा पहले, ज़रा से मुराद ये कि वो शाम से पहर को हुआ था वो वाक़या, और उस दिन दोपहर में हम उधर मौजूद थे। हमारे एक आध पुलिस इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के कुछ दोस्त भी थे वहाँ पर। तो उसको अब तो हुस्न इत्तफाक ही कहेंगे, क्योंकि अगर वहाँ होते तो इस वक्त आपसे बात ना हो रही होती। तो वो जब हम उठ के चले गए अब एक ऐसी जगह जहाँ से आप जस्ट 2 घंटे पहले से आए हों, और वहाँ इतना बड़ा वाक़या और इतने अफराद की हलाकत और वो सारा हो जाए। और उन दिनों तो ये पता ही नहीं होता था कि कहाँ कौन फट जाए और क्या हो जाए। तो औसान बहाल होने के बाद और इंसान को ज़रा सा ये पता हो कि जहाँ से मैं गुज़रा हूँ वहाँ अभी ये क़यामत टूट पड़ी है, तो एक ख़ास तरह से फील्स आते हैं। फिर बंदा उसमें रिकवर करता है अपने आप को, फिर गुफ्तगू चलती है। तो उसमें ऐसे ही बात चलते चलते एक दोस्त ने कहीं बात उठाई। उसने कहा, यार ये इस्लामाबाद और लाहौर और कराची और ये वो यही क्यों इधर उधर क्यों नहीं हो रहे। मतलब उसने रिमोट एरियाज़ का नाम लिया। तो एक जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ही साहब थे, वो कहते हैं कि जिन्होंने इससे धमाके से जो रिज़ल्ट्स लेने होते हैं वो उनको ऐसी जगहों के जहाँ पर जिसका शोर ज़्यादा पड़े, जिसकी बात ज़्यादा, वो कहते हैं अब अगर भावलपुर या मुल्तान या इधर रोड़ी और सखर में हो जाए तो वो आपकी लोकल ख़बर होगी। लेकिन अगर आप वही वाक़या जो है वो किसी कॉन्सुलेट में या किसी और इस तरह के इदारे या रेड जोन में या इस तरह बड़ी बिल्डिंग्स, अब मैरियट भी जो ज़ाहिर है वो मेन इदारों के बिल्कुल करीब है, सामने है, तो वहाँ जब होती है तो उसका इंटरनेशनली शोर बहुत पड़ता है। उसके जो लीवरेज है उसकी इस्तिताअत उसमें ज़्यादा होती है। ये जो उन्होंने टेक्निकल बातें आज वो सारी याद इसलिए आई कि अभी जो पिछला 4 हफ्ते या बल्कि 3-4 महीनों से मुसलसल वहाँ पर टारगेट किलिंग अहमदियों की जारी है। ढूंढ ढूंढ के जी एक ही शहर में ऊपर तले 4 शहादतें। फिर उसके बाद जाहिर है बंदे सोचने वाले सोच रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने वो सेकंड अमेंडमेंट कर दी, आप लोगों ने वो 84 का ऑर्डिनेंस जो है उसको एक्टिवेट कर दिया, आपने उसके बाद तौहीन और ब्लास्फेमी के कवानीन इंट्रोड्यूस करवा के उनकी आड़ और उनकी थ्रेट में और स्क्रू टाइट किए। आपने वहाँ पर उनके जो आर्गन्स हैं, जिस वक्त आप यानी मीडिया आर्गन्स और कम्युनिकेशन के टूल्स, वो सारे सिस्टमेटिकली ब्लॉक किए। पैमरा के थ्रू आप लोगों ने जो जो कुछ बदनीतियाँ और स्टेट स्पॉन्सर्ड किस्म की आपके जो राइट्स की परसिक्यूशन है, बल्कि अपने अवाम के ज़िंदा रहने और आप उनके राब्ता रखने, बोलने, बात करने, इजहार की परसिक्यूशन है, उसको वहाँ पर जायज़, मुबाह और हलाल करार दिया इन लेवल्स पर। ये काम तो आप करते आ ही रहे थे। फिर उसके बाद चुन के टारगेट करके कत्ल करना और फिर उसका कोई साईं खसम ना बनने देना, कोई वाली वारिस ना होना, फिर आपकी स्टेट की, आपके रियासती इदारों की चुप, ये बहुत मीनिंगफुल है। और इसके जो मीनिंग्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं तय हो रहे होते। इसके मीनिंग्स और इसका जो फॉल आउट है वो इंटरनेशनल सतह पे देखा जा रहा होता है। वरना अकल नहीं मानती कि एक चुन के एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके आप जिम्मे कुछ भी नहीं लगा सकते। कोई जुर्म, कोई उनका किसी जगह इन्वॉल्वमेंट, कहीं उनका किसी चीज़ में पाया जाना, उनसे कुछ बरामद होना, उनके किसी ऐसे एक्टिविज़म या उनकी किसी ऐसी सरगर्मियों का कोई जिक्र, वो तो आपको पिछले 60-70 साल में नज़र नहीं आ रहा। ये और बात है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मुल्क के लिए कुछ बनाया गया है, या जो 5 साला मंसूबे थे, या आपकी जब फॉरेन पॉलिसी थी
या जिस वक्त आपकी एक आपके मईशत में उसकी कोई वैल्यू थी, कोई रेट थी आपकी, या कोई उसका आप किसी शुमार कतार में थे, तो उस वक्त आपके ज़िम्मेदारों में अहमदी मौजूद थे। प्लानिंग कमीशन में आपके सरताज अजीज़ और इस तरह के जो लोग हैं, शौकत अजीज़, ये तो एम अहमद ने घड़ के दिए हैं, तैयार करके दिए हैं, उनके अप्रेंटिस में शुमार होने के लायक थे ये। और साहबजादा याकूब या मंजूर कादर, वो सर ज़फ़रुल्लाह खान की देन थे। वो बने हुए सिस्टम को वो लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। ये थोड़ी है कि मतलब भुट्टो अपना अयूब खान के सेटअप में जुल्फ़ी की हैसियत से एंटर होने वाला एक स्मार्ट बॉय जो है वो कुछ अरसा वज़ीर ख़ारजा बने और फिर वो हेनरी किसिंजर और इस तरह के लोगों के आगे वो कहे घास खाने और फलां कर लेंगे और हम एटम बम बना लेंगे। वो जो कुछ भी आपकी दावे थे उसके जो आपकी पहली उसकी कैपेबिलिटी थी, उस पर काम तो आपको प्रोफेसर सलाम और उनकी टीम करके दे रही थी। लेकिन आपने चूँकि एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि जी ये जो हैं ये गद्दार भी हैं वतन के और ये इस्लाम के भी ट्रेटर्स हैं। यानी जो इस्लाम के ट्रेटर्स हैं, उस ज़माने में आपके जो वफूद दुनिया में आते थे उनको जुमा पढ़ने के लिए करीब करीब यूरोप में या अमेरिका में या अफ्रीका में कोई मस्जिद नज़र नहीं आती थी, सिर्फ अहमदिया मसाजिद अवेलेबल होती थी जहाँ पे आप वो जुमा पढ़ सकते थे। ये 70s और 60s की बातें हैं। 80s, खैर उसके बाद तो फिर जो आपने यूं सर के बल जाना नीचे शुरू किया है, उस हिस्से को भी फ़िलहाल छोड़ें। मगर जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जब ये सारे प्रोसेस आपके डेवलपमेंट में होते हैं, तो उसमें आपने तो झूठ घड़ा था। उस झूठ के साथ या आपकी उंगलियों पर नाचने और जिस तरह की आपको एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को और इस तरह झूठ घड़ के पेश करके उसको बिल जबर नाफिज करने वाले स्टेट के इदारे जो हैं, उनको जो अगर आगे से वो मटेरियल मिल जाए जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे या उस तरह रद्द अमल देना शुरू कर दे, तो उनका झूठ चल जाता है। लेकिन जमात अहमदिया और अफराद जमात अहमदिया के केस में तो आपको इसके उलट मिला। अब मुझे मज़हब के नाम पर खून वाली किताब में से वो वाक़यात कहीं कहीं स्ट्राइक करते हैं कि बाप के सामने आप बेटे का सर कुचल रहे हैं ईंटों से और उसको कह रहे हैं कि हाँ तुमने अब अहमदी रहना है कि नहीं रहना। ये 74 में आप गुजरांवाले में ये हरकतें कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। जो रिजल्ट आप चाहते थे कि ये मादर पिदर आज़ाद हो के डंडे बलडे लेके और बंदूकें और वो पता नहीं क्या और दहशतगर्द बन के इश्तिहारी हो के आपके सामने आ जाएं अहमदी, ये रिज़ल्ट आपको पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में हर हरबा आजमाने के बावजूद नहीं मिला। लेकिन इसके ख़िलाफ़, इसके बिल्कुल उलट आपको एक चीज़ ऐसी डेवलप होती हुई भी नज़र आई कि जिस पे इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल हुकूमतें, दूसरे ईवान वो मुतहर्रिक हो रहे थे और वो रिज़ल्ट वहाँ से आ रहा था और उसको आप ज़ाहिर नहीं बताते। लेकिन जिस वक्त आपकी फ़ॉरेन ऑफिस को, आपके वज़ीर ख़ारजा को, आपके बाकी वफूद को या दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर आप जाते हैं तो आपसे बात होती है, तो इस वक्त तो आपको हाईएस्ट लेवल से जवाब मिल रहा होता है और लोग अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे होते हैं। वजह यह है कि एक ही ह्यूमन स्टफ़ है, वो पाकिस्तान में आप उस ह्यूमन स्टफ़ के मत्थे कुछ लगा नहीं सकते। जिस दिन आपने रब्वा में 100 कनाल ज़मीन स्टेट स्पॉन्सर्ड कब्ज़ा करवा के मौलवियों को, ख़त्म नबूवत वालों को वहाँ मस्जिद बनाने और अहमदियों के घरों को मिसमार करके वहाँ पे अहमदी ख़रीदी हुई ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करवा के वो सो कार्ड मुस्लिम कॉलोनी बना के दी थी, अगर जमात अहमदिया के अफराद की जो डोरियाँ हैं वो उनकी खुदा ताला से ताईद याफ्ता और आसमानी फ़िरासत रखने वाली लीडरशिप की हाथों में बिल्कुल मजबूती से ना बंधी होती और पूरी तरह उनके कंट्रोल में अपनी लीडरशिप के अंदर वो ह्यूमन स्टफ़ ना होता, तो उस 100 कनाल पे ही आपको पता चल जाता। अक्ल की बात करें कि मतलब एक तरफ
60-70 हज़ार का बसता हुआ आबाद शहर है, वो उधर से चल पड़ता दरिया तक या आपको वहाँ धकेल देता या आपका इलाज मतलब कब्ज़ा उसका लेना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन जमात अहमदिया की लीडरशिप की उस वक्त ये अप्रोच, उस वक्त भी ये अप्रोच थी कि इन मुलवानों की तो टोटल रेट जो है वो ये एक रजीम और एक मौजूदा सेटअप है जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है। हमारी दुनिया में एक शनाख्त और शोहरत है, हम उसको इसको वजह से दाव पे नहीं लगा सकते। बाकी अल्लाह ताला पूरी दुनिया की जो मवातन और जगहें और वसाइल हैं वो वागुजार करता चला जा रहा है। ये इधर ही है, ये कहीं जा नहीं रही है। सो इज़ द केस विद तालीमी इदारे जो थे, सेंट्रल प्लेसेस थी, कब्ज़ा कर लिया, फिर उसको वापस कर लिया, फिर उसके पैसे ले लिए। ये हरकतें आपकी नई नहीं हैं। जमात अहमदिया इनको जानती है, डिटेल में जानती है। अफराद जमात भी इसको जानते हैं, लेकिन अफराद जमात की तरबियत उनको इंजेक्ट कर करके एक एक खुतबा और एक एक सबक पढ़ा पढ़ा के ये कहा था कि आपने जुल्म के जवाब में अपनी शख्सियत के रद्द अमल को जमात अहमदिया और इस्लाम की आला जो अमन और सलामती की तालीम है उससे बाहर नहीं जाने देना। आपको वो मीठे चावल लगे, वो तो मीठे चावल समझ लिए ना आपने फिर। अच्छा इन्होंने तो करने, हत्ता कि आपके जो जो इस वक्त सीजनड मिनिस्टर्स हैं, शेख रशीद जैसे, ये लाहौर वाला जब मैसेकर और वाक़या होता है तो वो कह रहा है इन्हें इत्थे जवाब जो कुछ नहीं करना तो दुनिया च गंदा कर देंगे। अच्छा इसका मतलब ये है, ये टेलीविज़न पे बयान दे रहा है शेख रशीद। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब बोल तो कोई नहीं, जानते हैं आप कि ये बात किधर जा रही है। मैरियट ब्लास्ट की बात मैंने इसलिए वहाँ रिलेट की कि वो जो गेम्स होते हैं वो इस वक्त जब आप ये वाक़यात कर रहे हैं तो आपकी एजेंसियाँ, आपके इदारे, आपके इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ धड़े, आपकी हुकूमत के मिनिस्टर्स, आपकी वजारत दाखिला, वो देख रही है ना कि ये पूरी दुनिया को तो इसका पता है, पूरी दुनिया से उसका रद्द अमल आ रहा है। नहीं पता तो आपको नहीं पता। आपका क्या ख्याल है कि अगर आप उस पर यह बात कर देते कि नहीं अहमदियों के साथ इस तरह जो उनकी ज़िंदा रहने का हक है उसके ऊपर रियासत और हुकूमत बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती या नहीं करने देगी, इससे क्या वो जाने वापस आ जानी थी? इससे सिर्फ ये होना था कि आम अहमदी और आम आदमी, आपका आमतुन्नास पब्लिक, उनको ये ज़रूर एहसास होता कि जो वाक़यात हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी रियासत और हमारी सियासत इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको ये तौफीक नहीं हुई। मसला अब ये है कि आप वो 28-28 लाख वाले धड़े और 30-30 लाख के जत्थे और वो फजलुर रहमान के लश्कर, ये सारी चीज़ें तो आप सुना रहे हैं। आपने ये कभी नहीं बताया कि ये इन चंद लाख और चंद लाख वोट, इधर के चंद हज़ार का ये लश्कर, चंद हज़ार का वो लश्कर, फ़लाँ धरने के शुरका, ये सारे गिने। उसके बाद वो जो 25 करोड़ या 24 करोड़ इंसानों में से क्या वो बाकी सारा पाकिस्तान और अवामुन्नास जो हैं उनका इसी तरह बेड़ा गर्क हो चुका है कि वो इतने ही जालिम और झूठे और मक्कार और बदबातिन और बदबख्त हो चुके हैं? आपकी बदकिस्मती ये है कि वो अक्सरियत और वो जो एक खामोश शरीफाना धड़े हैं वो 100% इनकार नहीं कर सकते। उनको पता है कि ये जुल्म हो रहा है और वो जितना मर्जी उसमें से एक साइड पे रहने की कोशिश करें और अपने आप को उसका हिस्सा ना भी बनाएं, लेकिन बाज़ जुल्म इतने क्लियर कट, ओपन एंड शट किस्म की गैर इंसानी हरकत और गैर इंसानी डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनके लिए अपने लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले में ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई, जिनकी पिछले दिनों अपनी बेटी के लिए किताब भी आई और बात होती रहती है वक्तन फ़वक्तन, वो अपना इजहार भी करते हैं, बल्कि ऑफ एयर जब टेलीफोन पे बात हो तो वो ये भी कह रहे थे कि बात यह है कि मैं तो दिल दुखता है और जब भी
ऐसा कोई वाक़या होता है तो मैं अपने सी कोशिश में उसके लिए ट्वीट भी करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ, जो भी मुझसे हो सकता है जितना हिस्सा कहते हैं। उसमें ये है कि आप कहीं मेरा वो ट्विटर हैंडल पे जाके अगर वहाँ से देखें तो भट्टी साहब मैं आप लोगों के बारे में एक आध मुस्बत जो जुमला मुझे आता है समझ, वो बोल के तो गालियाँ लेने में आपके साथ हिस्सा ज़रूर बटाता हूँ। खैर ये है भी अमर वाक़या कि वो इतनी सी बात कर दें कि ये चीज़ जो है ये जायज़ और मुनासिब नहीं है, तो उसके बाद जो मुग़ल्लज़ात का तूफ़ान बरपा होता है, क्योंकि वहाँ पर या हर जगह ही इस वक्त जो इस वक्त है ना, मुसलमान कम और इस्लाम पसंद ज़्यादा हैं। तो वो जो इस्लाम पसंद तबका है उनको इस बात से तो गरज ही नहीं है कि ख़ुद मुसलमान होने के लिए आपके वजूद से किस तरह की तस्कीन और सलामती और अमन और टॉलरेंस और बर्दाश्त फूटनी चाहिए। उनको ये है कि इस नाम पे जितनी मुग़ल्लज़ात और गालियाँ बकी जा सकती हैं वो इस्लाम पसंदी की दलील हैं। आज भी प्रोग्राम में ज़हमत फरमाई है ज़ियाउद्दीन यूसुफ ज़ई साहब ने, तो अगली बात अब हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से, जो अहमदिया टारगेट किलिंग के हवाले से सिलसिला चल रहा है। शुक्रिया ताहिर भट्टी साहब। पाकिस्तान में जमात अहमदिया के साथ मुंसलिक हमारा सिलसिला थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। साथ मुंसलिक पाकिस्तान के शहरियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और उनके साथ जो जुल्म, जबर और ज़्यादती हो रही है, इसकी तारीख पिछले 50-60 सालों पर मुहित है। और आप देखिए 1953 में जो वाक़यात हुए, 1974 में जो कुछ हुआ, और फिर 2010 में यानी इबादतगाह के अंदर जिस तरह खुदकुश हमले में बहुत ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया, जिसको लाहौर मैसेकर कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो नई नहीं है, ये परसिक्यूशन जो है, और ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये स्टेट सैंक्शन परसिक्यूशन है एक लिहाज से, जिसमें रियासती इदारे भी खामोश होते हैं। और पिछले महीनों में जिस तरह उसमें शिद्दत आई है जी, जिससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो इंतहा को पहुंच रही है। और आप देखिए कि पिछले चंद महीनों में पहले ताहिर नदीम को, जो कि एक अमरीकी शहरी था, उसको अदालत के अंदर कत्ल किया गया, और कातिल को जो पजीराई मिली अदालत के अंदर भी और बाहर सोशल मीडिया पे भी। ये कितनी अफसोस की बात है कि लोगों ने डीपी अपने प्रोफाइल पर उस कातिल की तस्वीर लगा दी। फिर आप देखिए अक्टूबर के महीने में प्रोफेसर नईमुद्दीन साहब को, जो कि बहुत ही आलिम, फाजिल और शरीफ इंसान थे, उनके साथ जो जुल्म हुआ और उनके ख़ानदान के साथ, और साथ साथ जो है उसी शहर में पेशावर में मेराज अहमद को, जो कि एक दूसरा बिजनेसमैन था, उनको भी सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया गया कि वो अहमदी था। और फिर मैंने अभी जो नवंबर के इसी महीने में पंजाब में डॉक्टर ताहिर अहमद को टारगेट किलिंग के साथ साथ उनके वालिद को भी जख्मी किया गया, दूसरे 2-3 लोगों को भी जख्मी किया गया। तो ये जो वाक़यात है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत, काबिल अफसोस और बायस तशवीश है, ना सिर्फ पाकिस्तान की रियासत और मौजूदा हुकूमत के लिए, इमरान खान की, बल्कि सिविल सोसाइटी के लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, समाजी तंजीमों के लिए भी, इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए भी, कि जो माहौल बनाया गया है इंतहा पसंदी का, जिसमें कोई बात तक नहीं कर सकता। लेकिन ये मुआशरा किस तरफ जाएगा? हम किस किस्म का मुआशरा है या किस किस्म का मुल्क है जिसमें एक जमात के साथ उनके अकीदे के इख्तिलाफ पर वो जहां वो कोई उनको देखे उनको कत्ल करना, ये मेरे ख्याल में ये जो परसिक्यूशन है इसकी तारीख में मिसालें बहुत कम मिलती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है भट्टी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये है कि सियासी जमातें और समाजी तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीमें इस पर बिल्कुल खामोश है, और उनको वो इतना डर रहे हैं क्योंकि उनका जो लॉबी है
जो एक्सट्रीमिस्ट लॉबी है, उन्होंने ऐसा किया है कि जो इनके हक में बात करता है वो कहता है कि तुम भी अहमदी हो, तुम भी वाजिबुल कत्ल हो। बिल्कुल। तो जज डरता है, वकील डरता है, सिविल सोसाइटी का आम बंदा उसको खौफ है अपनी जान का। तो ऐसे हालात में यकीनन बात करना मुश्किल तो है, लेकिन ये जो मुश्किल है ये हमें और भी मुश्किलात का शिकार ये है बात, ये है। क्योंकि मेरे जिंदगी का तजुर्बा ये है कि यकीनन तालिबान के खिलाफ बोलना मुश्किल काम था, लेकिन उनके खिलाफ ना बोलना उससे बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके गुलामी में रहना बड़ा मुश्किल था। तो अगर इंतहा पसंदी इस तरह आगे जाएगी और कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, और रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है लोगों की जान, माल और इज्जत का तहफ्फुज़, वो सिर्फ सुन्नी या शिया या बरेलवी जमात के लिए तो नहीं है, वो तो सबके लिए है। ऐसे ही ख्वाह किसी का ताल्लुक या सिर्फ मतलब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तो हिंदू, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, यानी जो भी वहां पर जो भी मज़ाहिब है, जमात अहमदिया है, वो सबके, रियासत सबको जो है पाबंद है कि उनकी जान, माल और इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इस सूरत हाल में अगर हम आईन की उस जो है आर्टिकल्स और उन जवाबित को मद्देनजर रखकर जिसमें इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जान, माल और इज्जत को, अगर हम में इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि हम उनकी हक के लिए बोले और उनको जो बेदर्दी से कत्ल किया जाता है उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाएं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा मुआशरा किस तरह इंतहा पसंदी और जो है जहालत और साथ साथ जो है वो दहशत गर्दी के नरगे में है, शिकंजे में है। इससे हम मिलकर जो है आज़ाद हो सकते हैं। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। तो ज़ियाउद्दीन यूसुफ सईद साहब ने मेरा ख़्याल है कि वजाहत के साथ अपना मौक़िफ़ भी दिया है, और जो रियासत और रियासत के इदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के इदारे, मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस, उन सारों को ये बताया तो है कि उनमें से कोई अपना किरदार कमा हक़ो अदा नहीं कर रहे। जब ये होगा तो उसके बाद मुझे तो अहमदिया हुकूक और अहमदिया मुस्तकबिल के खातिर वावेला करना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होता कि मेरा अपना बीइंग एन अहमदी सारी उम्र का और मेरे आबा व अजदाद का आंखों देखा तजर्बा है कि कोई शोरश और कोई परसिक्यूशन की मुहिम जमात अहमदिया को उसके अकायद और उसकी तरक्की और उसकी मुस्तकबिल में बढ़ोतरी से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकी। लेकिन हम क्यों बोलते हैं उस वक्त जिनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तो आसमान का खुदा दे रहा है, लेकिन इन मुखालफीन के साथ वो बाज़ ऐसे बेज़रर मासूम हैं जिन बेचारों को पता ही कुछ नहीं है कि जमात अहमदिया क्या है, खुदा ताला की तालीमात क्या हैं और खुदा के रसूल ने क्या फरमाया है। वो किसी डिटेल में जाए बगैर वो सुबह उठते हैं, अपनी दुकान खोली और वापस आ गए। वो अब पिसेंगे और बहुत बुरी तरह। रियासत का स्ट्रक्चर इस हद तक डैमेज होने का ख़तरा है कि जिसमें रिट नाम की चीज़ जो है वो ढूंढते फिरेंगे, नज़र नहीं आएगी। उस वक्त के आने से पहले अगर ये जिन्होंने मुंह में घुंघनियाँ डाल के बल्कि होंठ सी के बैठे हुए हैं साहिबान इक़्तिदार, जिनकी रौनक उनकी बयानबाजियों के वक्त और उनके जो कंधे हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ उस वक्त बहुत ज़ाहिर होते हैं जब वो 50-50 माइक रख के तो सामने बैठे होते हैं। लेकिन जिस वक्त जमात अहमदिया के अफराद को इस तरह दिन दिहाड़े ब्रॉड डे लाइट में घर का दरवाज़ा नॉक करके कत्ल किया जा रहा होता है, शहीद किया जा रहा होता है उनके घर आके, सिवाय इसके उनका कोई जुर्म नहीं होता कि उनका अकीदा वो नहीं है जो इन मेन स्ट्रीम अक्सरियत का सांप पालने वाले तबकों का अकीदा है। उस वक्त उनको बिल्कुल सांप सूंघा होता है, उस वक्त उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते और खौफ उनको सिर्फ ये है
कि अगर हमने इस वक्त अपना वो किरदार अदा किया जो असल में हमारा किरदार है, रियासती कालपुर्जे और रियासत के अरबाब इख्तियार होने की सूरत में जो जिम्मेदारी है, अगर वो हमने अदा की तो हमारे पैरों तले से ये आमद और नास की, ये वोट बैंक की और ये स्ट्रीट नॉइसेंस वैल्यू रखने वाले हुजूम की जो सीढ़ी है वो सरक जाएगी। आप चुप रहें, ये फिर भी सरकेगी। आप खामोशी न तोड़ें, आप अपना किरदार अदा न करें, तब भी इनमें से कुछ आपके पास नहीं बचेगा। ये अभी मेरे बारे में तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो एक नॉन अहमदी तबके में से एक सरबराह शख्स जो सिर्फ ये देख रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें बोलना कहाँ है। अल्लाह ताला मुल्क को बहैसियत मुल्क और इदारों को इदारों के तौर पर वो सिरात मुस्तकीम नसीब करे जिससे कौमें फ्यूचर में ज़िंदा रहती हैं, और उस रास्ते को बदलने की तौफीक दे जिससे कौमें सिर्फ तारीख़ में मौजूद रहती हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।